नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 10वीं विषय हिंदी के अंतर्गत हरिहर काका कहानी का अंतिम भाग लेकर मैं भावना लाड़ एक बार पुनः उपस्थित हूँ। तो चलिए पाठ को आगे पढ़ते हैं। बच्चों, पिछली बार हमने पढ़ा कि किस प्रकार से हरिहर काका के साथ महंत और उनके भाइयों ने बर्बरतापूर्ण व्यवहार शुरू कर दिया था। महंत ने उनका अपहरण किया और उसके बाद जब उनके भाइयों को हरिहर काका एक दयनीय स्थिति में मिलते हैं तो उन्हें एक अमूल्य वस्तु की तरह वे घर में उनके भाई उनकी सुरक्षा करने लगते हैं और धीरे धीरे उनके भाई भी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए उन पर दबाव डालने लगते हैं। तो यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अर्थात विरोध करने पर उनके भाई उन्हें प्रहार भी उन पर करने लगे थे। अकेले हरिहर काका थे और इस कारण से वे अपने 3 भाइयों से जूझने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने अपनी रक्षा के लिए जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। तब भाइयों को यह होश आया कि उनके मुंह को पहले से बंद कर देना चाहिए था। इसलिए उन्होंने तत्क्षण अर्थात उसी क्षण उन्हें पटक कर उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया और ऐसा करने से काका की आवाज़ गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे थे, अर्थात पास पड़ोस के लोग उनके आंगन में आ गए थे। ठाकुरबाड़ी के पक्षधरों के माध्यम से यह खबर महंत जी तक भी तत्काल चली गई, लेकिन वहाँ उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते थे कि अपने परिवार का निजी मामला है। अर्थात हरिहर काका के परिवार के लोगों ने गांव के लोगों को ये बता दिया कि यह हमारा निजी मामला है, इसलिए दूसरों को कोई दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन महंत जी ने तुरंत स्फूर्ति दिखाते हुए, तत्परता दिखाते हुए पुलिस के साथ महंत जी उनके घर पहुंच चुके और हरिहर काका की सुरक्षा के लिए वे तुरंत पुलिस को ले आए। पुलिस के आने के बाद निजी मामले का सवाल खत्म हो गया। घर की तलाशी हुई और फिर हरिहर काका जिस हालत में मिले वह ठाकुरबाड़ी से भी बदतर स्थिति थी। अर्थात महंत जी ने जिस प्रकार से हरिहर काका के साथ गलत व्यवहार किया था, हरिहर काका के भाइयों ने उससे भी बढ़कर हरिहर काका के साथ गलत व्यवहार किया। बंधन मुक्त होने पर अर्थात भाइयों के बंधन से मुक्त होने पर और पुलिस की सुरक्षा पाने पर उन्होंने अपने भाइयों की शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने पुलिस को बताया कि किस प्रकार उनके साथ जुल्म अत्याचार किए गए, कागज़ों पर उनके अंगूठे के निशान लिए गए, उन्हें मारा पीटा है और उनकी बहुत ही दुर्गति अर्थात बुरी स्थिति कर दी गई है और अगर थोड़ी देर पुलिस नहीं आती तो निश्चित ही उनके भाई उन्हें जान से मार देते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पाँवों पर कई जगह जख्मों के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए थे। पुलिस की पकड़ में रिश्ते नाते के 2 व्यक्ति आए। शेष रिश्ते के सभी व्यक्ति फरार हो गए थे, वहाँ से भाग चुके थे। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद हरिहर काका बिल्कुल अपने परिवार से अलग रहने लगे थे। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। पुलिस ने उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के जवान नियुक्त कर दिए हैं। हालांकि उनके भाइयों और महंत जी ने भी अपनी अपनी ओर से जवान तैनात कर दिए थे। भाइयों को यह चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे तो ठाकुरबाड़ी के महंत उन्हें पुनः उनका अपहरण करके उन्हें ले भागेंगे और महंत जी को भी यही चिंता थी कि हरिहर का यदि अकेले रहते तो उनके भाई उन्हें धर दबोचेंगे। इसलिए हरिहर काका की सुरक्षा के लिए दोनों ही पक्षों ने नेपथ्य में रहकर, नेपथ्य अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से पीछे रहकर उनके भाइयों और महंत जी ने पैसे खर्च कर हरिहर काका को सुरक्षा पहुंचाई थी। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए पुलिस में गांव के 4 जवान तैनात कर दिए गए थे। इसका अर्थ ये कि उनके भाइयों और महंत जी ने हरिहर काका को सुरक्षा देने के लिए अपनी ओर से खर्च करके पुलिस के जवान तैनात कर दिए थे। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में है, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और उनके भाइयों की ओर से मिल रही है। अर्थात दोनों ही पक्ष हरिहर काका की सुरक्षा के लिए बहुत ही चिंतित हैं। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात से पूरी तरह सतर्क हैं कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य व्यक्ति हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती न करने पाए। दोनों ही पक्ष इस बात के लिए पूरी तरह से सतर्क है, तैयार है कि किसी भी प्रकार से कोई अन्य पक्ष आकर हरिहर काका की संपत्ति प्राप्त न कर सके। साथ ही वह धीरे धीरे हरिहर काका से मिलकर उनके सद्भाव और मधुर व्यवहार के द्वारा हरिहर काका का ध्यान अपनी ओर पुनः खींचने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं।
गांव में एक नेताजी है, वह न तो नौकरी करते हैं न खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है, अर्थात राजनेता हैं, इसलिए राजनीति में जो भी उनकी ऊपरी कमाई होती है वह उस कमाई से आराम से ऐशो आराम करते हैं। उन्हें पता चला, हरिहर काका की कहानी उन्हें पता चली, तभी वह तत्काल अपने कुछ विशिष्ट अर्थात कुछ खास लोगों के साथ वे उनके पास पहुंचते हैं और हरिहर काका को ये प्रस्ताव देते हैं कि वे हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल गांव में खोल दिया जाए। इससे हरिहर काका का नाम सदैव अमर हो जाएगा। इसके पीछे नेताजी का उद्देश्य यह है कि यदि हरिहर उच्च विद्यालय खुलता है तो गांव का विकास होगा और राजनीति में उनकी और अधिक पहुँच होगी, राजनीति में उनकी प्रशंसा होगी। इसलिए वे अपने स्वार्थ के लिए हरिहर उच्च विद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखते हैं। लेकिन हरिहर काका चूँकि अब बहुत चतुर हो चुके हैं, उन पर किसी और का रंग चढ़ना मतलब प्रभाव, किसी और का प्रभाव चढ़ने वाला नहीं था। इस कारण से नेताजी भी उदास होकर लौट जाते हैं। अब गांव की चर्चाओं के केंद्र हैं हरिहर काका। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी चर्चा होती। उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं है। गांव में आए छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। अर्थात गांव में घटने वाली तरह तरह की घटनाओं के सामने जो हरिहर काका की कहानी है वह सबसे प्रासंगिक है, सबसे अलग है। गांव में जहाँ कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा चिढ़ती है तो लोगों के बीच में उनका कोई अंत नहीं। लोग अपनी अपनी तरह से संभावनाएं व्यक्त करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दोनों पक्षों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, हरिहर काका ने अपना बयान दर्ज करवा दिया है और अब दोनों पक्षों में से पता नहीं जमीन का उत्तराधिकारी कौन होगा। दोनों ओर से अंगूठे के निशान लिए गए हैं, इसलिए इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा। लोगों के मन में यह आशंका है। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता, अर्थात लोगों में अफवाहें फैलने लगती हैं, लेकिन फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता। लोगों के मन का रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं लोगों के मन में बनी रहती हैं। लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज करते हुए अपनी पक्षधरता अर्थात अपने विचार देने लगते हैं कि उत्तराधिकार ठाकुरबारी को मिलता तो ठीक रहता। कुछ लोग कहते हैं कि हरिहर के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठाकुरबारी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह पूरे गांव में फैल जाती थी और खबर झूठी है या सच्ची इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लगती वह नमक मिर्च मिलाकर उसे चटकाकर आगे बढ़ा देता था। किस प्रकार से गांव में हरिहर काका के लिए तरह तरह की अफवाहें उठ रही हैं। एक खबर आती है, लोगों के बीच में चर्चा है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं कि अंगूठे की निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर काका को मार ही क्यों न दिया। बात ही आगे नहीं बढ़ती। दूसरी खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबारी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी और दोनों पक्षों ने यह निश्चय कर लिया है कि अग्नि कौन देगा। इस तरह उनके दोनों के पक्षों के बीच में खून की नदी बह जाएगी। तीसरी खबर आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई तैयारी कर रहे हैं। इस क्षेत्र के प्रसिद्ध डाकू बूटन सिंह को उन्होंने इसके लिए हरिहर काका को मरवाने के लिए बात पक्की कर ली है और हरिहर के 15 बीघे खेत में से 5 बीघे बूटन सिंह को मिलेंगे। लोगों में इस प्रकार की अफवाहें जन्म ले रही हैं और इस प्रकार यह बताया जाता है कि बूटन सिंह ने पहले भी इस प्रकार के मामले निपटाए हैं और इस प्रकार से उसके समान कोई भी इस क्षेत्र में किसी का प्रभाव नहीं है। बूटन सिंह का अच्छा खासा प्रभाव है। चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है कि हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधुओं और नागाओं को बुलाया जाएगा। इस प्रकार की रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश पूरी तरह आच्छादित हो गया, अर्थात गांव में इस प्रकार की खबरें फैलने लगी। दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराने लगा। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई न कोई अमृत पीकर तो नहीं आए हैं। एक न एक दिन हरिहर की मृत्यु होगी और ऐसी स्थिति में पुनः गांव में भयंकर माहौल बन जाएगा, भयंकर तूफान आएगा, दोनों पक्ष आपस में लड़ेंगे और इससे खून की नदियां बह जाएंगी और इस खून की नदियों में गांव भी चपेट में आ जाएगा। लेकिन फिर भी लोग इसकी प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका अब बिल्कुल मौन थे। वे अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे थे। दोनों ही पक्षों से हरिहर काका के जीवन के प्रति विश्वास खत्म हो गया था। वे मौन रहकर, चुप रहकर अपने जीवन के दिन काट रहे थे। एक नौकर रख लिया था, वही उन्हें बनाता खिलाता है।
उनके हिस्से की ज़मीन भी जितनी फसल होती है उससे अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो चुके हैं थे। अब उनके जीवन के प्रति कोई आनंद उनके मन में नहीं था। कोई बात कहो कुछ जवाब नहीं देते, खुली आंखों से बस आकाश को देखते रहते हैं, अर्थात जैसे पूरी निराशा उनके जीवन में आ गई है। सारे गांव के लोग उनके बारे में कुछ कहते सुनते हैं, लेकिन अब हरियर काका के पास कहने के लिए कुछ नहीं। इस प्रकार से पुलिस के जवान हरियर काका के खर्चे पर खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। पुलिस के जवान जो कि उनके भाइयों और महंत जी के द्वारा तैनात कर दिए गए हैं, और साथ ही एक नौकर जो कि हरियर काका को बनाकर खिलाता है। इस प्रकार से अन्य लोग उनकी संपत्ति पर खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, खाने वाले करे विलास। कहने का अर्थ है कि इस लोकोक्ति के द्वारा ये बताया जा रहा है कि आज हरियर काका के पास संपत्ति, धन सब कुछ है, लेकिन सुख वैभव सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनके जीवन के प्रति कोई आनंद नहीं है। वो उपवास करते हैं, अर्थात मन दुखी है, और अन्य लोग ही उनका विलास करते, अन्य लोग ही उस सुख को भोग रहे हैं। अब तक जो नहीं खाया वे लोग उसका पान कर रहे हैं, वे लोग उसको दोनों जून अर्थात दोनों समय भोग लगा रहे हैं, और हरियर काका आज अपनी चिंताओं में, अपने दुख में डूबे हुए हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।